पहले यहां पर फर्स्ट टाइप वाले जो कंजक्शन थे उनके आधार पर हमने जो नाम लिए उन्हीं का हम किस पे लेके चलेंगे, आपका सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप हम उन्हीं कंजक्शन में से किसी एक या दो का एग्जांपल कवर करेंगे जो समझ में आ जाए। सेकंड टाइप हम उसे बोलेंगे जब हमारे सब्जेक्ट्स या फिर कर्ता है वो क्या रहते हैं, आपका समान की बजाय असमान, डिफरेंट होते हैं या फिर आपका अलग अलग होते हैं। हमारे फर्स्ट टाइप में क्या था, सब्जेक्ट समान थे और यहां पर सब्जेक्ट असमान होंगे, अर्थात उसमें कंजक्शन आगे जा रहे थे और इनमें कंजक्शंस कहां जाएंगे, आपका पहले आ जाएंगे। इतनी सी चीज आपको इसमें देखनी है। एक सेंटेंस लेते हैं अपन। सेंटेंस आपका है राकेश इज ए ग्रेट प्लेयर, और फिर लिखा जाए विकास इज ए ग्रेट प्लेयर। और मुझे यूज करने के लिए इस बार मैं कंजक्शन चेंज कर रहा हूं, क्या मिले आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप सारे साथियों को यह चीज दिमाग में रखनी है कि अपने पास में ये जो हाइफन आ रहा है इसका मतलब कंजक्शन का टुकड़ा यहां से चेंज हो रहा है। अब कहने को नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इसमें मेरे पास में 4 शब्द हैं। नॉट ओनली अलग है, बट ऑल्सो अलग है, लेकिन पार्ट 2 है। कहने को नॉट 1 ओनली 2 बट 3 ऑल्सो 4, लेकिन भाग 2 ही है। पहला भाग नॉट ओनली का है और दूसरा भाग किसका है, आपका बट ऑल्सो का है। अब यहां जो पहले का सब्जेक्ट राकेश है और दूसरे का सब्जेक्ट आपका विकास है, ये सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट आपके। अब इसमें अलग चीज क्या आ रही है वो चेक करो। ये यहां पर अपने पास में अलग चीज क्या आ रही है, सेम है या डिफरेंट है, ये मैंने पूछा सेम है या डिफरेंट है। राकेश और विकास सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट है। लेकिन जो अलग चीज अपने पास आ रही है वो ये कि आगे का जो प्रेडिकेट है या विधेय है वो डिफर नहीं कर रहा है, वो पूरा सेम है। इज ए ग्रेट प्लेयर, इज ए ग्रेट प्लेयर, ये 2 बार की बजाय कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। तो कंजक्शन जोड़ेगा किसको, क्या आगे वाले पक्ष को, बिल्कुल नहीं जोड़ेगा। ये किसको जोड़ेगा, आपका पहले वाले पक्ष को, अर्थात राकेश और विकास को जोड़ेगा। जो कंजक्शन का पहला टुकड़ा नॉट ओनली है वो राकेश के पहले आ जाएगा और जो आपका विकास है उसके पहले बट ऑल्सो आ जाएगा। और इसमें सिंटेक्स का नियम काम करेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का नियम काम करेगा। कौन सा, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है हमेशा दूसरे वाले के अनुसार आएगी और दूसरे वाला मेरे पास विकास रहेगा जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो उसमें अपन क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इसको अपन कवर करते हैं जरा। जैसे सेंटेंस आपको दिया गया तो उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो पहले ले लो, यहां आ जाएगा नॉट ओनली, पहला टर्म आपके पास में राकेश, फिर यहां पर रहेगा आपका बट ऑल्सो, फिर इसमें दूसरा टर्म आ जाएगा, ये टर्म आपका विकास। अब इन दोनों को जोड़ दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दूसरे के अनुसार करेंगे, दूसरा विकास है वो एक वचन में आपका इज ले लेगा और फिर यहां पर आपका ए ग्रेट प्लेयर बन गया ना आपका। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने पिछली बार फर्स्ट टाइप में लिखा नहीं था, वहां भी ये काम कर सकता है, यहां भी ये काम कर सकता। फर्क ये है वहां सब्जेक्ट मैच करता है और यहां सब्जेक्ट मैच नहीं करता है, बस इतना सा फर्क आपका रहेगा। अगला एग्जांपल इसका लेकर देखते हैं अपन। कंजक्शन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस दिया गया, यू आर ए प्रोफेसर, आई एम ए प्रोफेसर, और इसमें यूज करना है आपको एज वेल एज को।
तो मेरे पास में जो पहला टर्म है वो यू है, दूसरा आई है। यू और आई दोनों सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, अलग अलग हैं, तो कंजक्शन कहां आएगा, पहले। अब एज वेल एज में कहने को शब्द आपके पास 3 हैं, लेकिन बीच में कहीं पर भी हाइफन नहीं लगा हुआ है। हाइफन नहीं लगे हुए होने का मतलब क्या है, भले ही शब्द ज्यादा हो इन्हें अलग अलग लिखा जाएगा या एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ ही लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये दोनों के बीच में आ जाएगा, यू और आई के बीच में, और सेंटेंस अपना क्या क्रिएट हो जाएगा, यू एज वेल एज आई। अब जो एज वेल एज हमें दिया जा रहा है, ये अपना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा। पहला यू है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। यहां इसे अपन हाईलाइट कर देंगे इस चीज को, ये लीजिए। अब ये जो आर आ रहा आपका, ये आर आई के लिए नहीं है, ये आर आया किसके लिए बताओ, देखिए आपका यू के लिए। किसके लिए आ जाएगा, यू के लिए। यू एज वेल एज आई आर। अब उसके बाद में बचा हुआ लिख देंगे अपन, और वो क्या रहेगा आपका, ए प्रोफेसर। अब आप माइंड में एक ख्याल लेकर आएंगे कि सर यू यहां पर बहुवचन के तौर पर आर लेकर आया, तो आप ए प्रोफेसर क्यों लगा रहे हो, यहां यू बहुवचन है ही नहीं, यहां यू एक वचन है। देखो ये यू रहा, यहां पर क्या है, ए। तो यू का मतलब एक वचन से भी होता है, यू का मतलब आपका बहुवचन से भी होता है। अगर मुझे यह कह दिया गया, अगर मुझे यह कह दिया गया कि आप एक टीचर हैं अकेले आदमी को, तो मैं एक वचन में हूं, और मैं आपको कहता हूं कि आप सारे विद्यार्थी हैं, तो मैं 2 या 2 से ज्यादा के लिए यू काम में ले रहा हूं, तो वहां पर यू आपका एक वचन की बजाय किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। तो यहां पर अगले ने कहा कि आप एक प्रोफेसर हैं, मैं एक प्रोफेसर हूं, तो यहां ये जो टर्म आया, भी किसी ने भी कहा 2 प्रोफेसर आपस में बात कर रहे हैं आपका, तो वहां पर किसी ने भी कहा होगा, लेकिन जो यू है वो एक वचन है और आई भी यहां पर एक वचन है, और मुझे लेना किसके अकॉर्डिंग है, एज वेल एज में पहले वाले के अकॉर्डिंग लेना है। अब ये नियम किन किन के साथ लग सकता, देखो ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इन सब का क्लासिफिकेशन कर लो। अपने पास में जो फर्स्ट टाइप का मैनर होता है वो होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट से समान होने के मायने क्या हैं, अगला इसमें आपको एंड से यूज करवा सकता है, अगला चाहे तो बोथ एंड से यूज करवा सकता है, या फिर एज वेल एज से यूज हो सकता है, या जो भी हाल ही में आपने किया नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, इससे हो सकता है, या फिर और से हो सकता है, या आइदर और से हो सकता है, या नॉर से हो सकता है, या नाइदर नॉर से भी हो सकता है। नाइदर नॉर या नॉर से तब होगा जब ये पैटर्न अपना क्या चलेगा, नेगेटिव, यानी नकारात्मक चलेगा। क्लियर है। अब यहां पर इसी का दूसरा टुकड़ा अपन ले लेंगे, और ये दूसरा टुकड़ा अपने पास में आएगा तो ये माना जाएगा आपका सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप वाले में जब आपके सब्जेक्ट्स हैं समान की बजाय क्या होने चाहिए, आपके असमान होने चाहिए, इनमें स्थिति वैसी बनेगी, इसमें भी एंड का इस्तेमाल हो सकता है, इसमें बोथ एंड का इस्तेमाल हो सकता है,
इसमें एज वेल एज का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हो सकता है, या और का इस्तेमाल हो सकता है, या आइदर और का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर नॉर का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर नाइदर नॉर का इस्तेमाल हो सकता है। नॉर या नाइदर नॉर का इस्तेमाल तभी होगा जब दोनों सेंटेंसेस अपने कैसे रहेंगे, आपके नेगेटिव रहेंगे, दोनों में नोट दिया जाएगा और नाइदर नॉर जोड़ते समय में नोट को हटाना पड़ेगा। इतने सेंटेंसेस को आप इसी पैटर्न से इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपन नाइदर नॉर का एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। सेंटेंस है राजीव इज नॉट ए मर्चेंट विपुल इज नॉट ए मर्चेंट। और इसमें यूज किसका करना है, नाइदर नॉर का। पहली बात तो नाइदर नॉर का यूज उन सेंटेंसेस में होगा जिनमें पहले से मुझे क्या मिलना चाहिए, नॉट दे रखा है, तो नॉट यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जहां पर अलग चीजें, चाहे वो सब्जेक्ट की हैं या प्रेडिकेट की हैं, कर्ता की हैं या विधेय की हैं, जहां अलग है उन्हीं को जोड़ देगा। तो अलग कहां है आपका, राजीव और विपुल, मतलब नाइदर नॉर कहां जाएगा, पहले आ जाएगा। सेंटेंस की डीलिंग कैसे होगी, नाइदर राजीव नॉर विपुल, नाइदर राजीव नॉर विपुल। अब नाइदर नॉर में पहले के अनुसार नहीं बल्कि दूसरे के अनुसार आएगा। दूसरा आपका विपुल है, एक वचन है, बताओ क्या ले लेगा, आपका इज ले लेगा। और फिर यहां पर टर्म आ जाएगा आपका ए मर्चेंट। तो क्या बनेगा आपका, नाइदर राजीव नॉर विपुल इज ए मर्चेंट। एकदम इजीली दोनों नोट हट गए। पहले नोट की भूमिका नाइदर निभा रहा है और दूसरे नोट की भूमिका नॉर निभा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हल्का सा वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को समझने से पहले आपको एक टर्म भी समझना है। आपके सेंटेंस के बेस पर उसके दो टुकड़े कर दो आप। पहला जिसे आप कर्ता के रूप में रखते हैं, और दूसरा जिसे आप प्रेडिकेट के रूप में रखते हैं, अर्थात विधेय के रूप में रखते हैं। अब ये कैसे छांटेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा। सेंटेंस है द्रोण इज ए नाइस प्लेयर। अब ये जो द्रोण है ये यहां किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ये इज से लेके प्लेयर तक आ रहा है, ये पार्ट पूरा किसका काम करेगा, आपका प्रेडिकेट का। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस का जितना हिस्सा बन गया या फिर आपके पास में क्रिएट हुआ, फॉर्मेशन आ गया, वो सारा का सारा किसमें जाएगा, प्रेडिकेट या विधेय में चला जाएगा। और ये सब्जेक्ट अकेला है, चाहे वो एक शब्द का या दो का है या क्यूमुलेटिव नेचर में, बस वो ले लीजिए। उसके अलावा जितना बच गया वो सारा किसमें चला गया, आपका प्रेडिकेट में। एक एग्जांपल आपको यहां पर और करवा देता हूं। सेंटेंस है ऑल ऑफ अस
आर लर्निंग इंग्लिश हियर। अब चेक करो, ये ऑल ऑफ अस है, ये तो हमारे लिए किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। और ये आपका आर लर्निंग इंग्लिश हियर। ये जो पैटर्न आपके पास आएगा, ये अपने पास में सब्जेक्ट के अलावा किस में जाएगा? प्रेडिकेट में, जिसे आप क्या बोलते हैं? विधेय। तो उम्मीद करता हूं आराम से समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट आपका क्या होता है। हालांकि यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी जरूर जुड़ती है, उसका आपको ध्यान होना चाहिए। वो अपने पास में होती है एलिमेंट्स ऑफ क्लोज के लिए, जिसे अपन पढ़ते हैं एस वी ओ सी ए। एस स्टैंड करता है सब्जेक्ट के लिए, वी स्टैंड करता है वी के लिए या वर्ब के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट के लिए, सी स्टैंड करता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये ए स्टैंड करता आपका एडवर्ब के लिए। एक्चुअल में हुआ क्या, इसको बदल दिया गया हल्का सा, और बदल के एस पी ओ सी ए। अब यहां पर अपने पास में एस है, वो सब्जेक्ट के लिए है। ये जो पी आ रहा है, ये पूरा विधेय नहीं होगा। यहां पर क्या था आपका? पहले जब आपने ये पढ़ रखा है तो ये काम कर रहा प्रेडिकेट का। किसका? प्रेडिकेट का। और जब आप देख रहे हो तो यहां प्रेडिकेट है या प्रेडिकेटर है? प्रेडिकेटर है। और प्रेडिकेटर किसके बराबर होता आपका? वर्ब के। इसी की जगह तो लिए, तो ये ध्यान रखना, खाली प्रेडिकेटर नहीं बोलना, आपको ये भी याद होना चाहिए वर्ब भी है। फिर ओ वाला टर्म सेम का सेम, फिर सी वाला टर्म, कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ए वाला टर्म एडवर्ब के लिए। फर्क केवल इतना सा है कि ये वी के नाम से संबोधित होता है और ये यहां पर पी के नाम से संबोधित होता है। बस बाकी सारा वही है। इन्हें एलिमेंट्स ऑफ क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी बात तो यहीं रुकी थी कि भाई प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट आपको दिया जाता है वो किस में आता है? आपका प्रेडिकेट में आता है। तो आपने यहां वाले पार्ट में इनका चेक कर लिया दोनों का। इससे पहले आपने ये देखा कि अपने पास नेगेटिव आता तो नाइदर नोर का यूज कैसे करें। इसमें यह चीज सीख लीजिए कि अकेला नोर आ गया तो नाइदर हट जाएगा, सेंटेंस यहां से बोलेगा राजीव नोर विपुल इज ए मर्चेंट। ऐसा का ऐसा पार्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी टर्म आ रही है या फिर ये टर्मिनोलॉजी आपको मिल रही है ना, इसमें आपको जरा चेक करके देखना है कि हमें किस तरीके से सप्लाई देनी है। इसका एक सेंटेंस अपन और करते हैं, थोड़ा सा उलझाने वाला, हल्का सा आपको कंफ्यूज करने वाला। जैसे सेंटेंस है वो आपका लिखा जाए ही डज नॉट प्ले chess, he does not play cricket, और यूज करना है नाइदर नोर का। ये जो टर्म आपको मिल रहा है
इस एग्जाम्पल का, यहां ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले सेम है। अभी तक अपन क्या करते आए, अगर सेम आए तो वैसे का वैसा लिख देते थे। अब इसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप नाइदर नोर का यूज कर रहे हैं तो उन्हीं सेंटेंसेस में कर पाएंगे जिनमें पहले से क्या दिया हुआ, आपका नोट दिया हुआ है। और ये नोट यहां आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। और नोट हटेगा तो केवल नोट नहीं हटेगा, इसके साथ में 2-3 चीजें आपको और पढ़नी पड़ेंगी। अपना स्ट्रक्चर ये मिले, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपका केवल नोट नहीं हटेगा, साथ में डू भी हट जाएगा। और ये किसमें जाएगा, वर्ब के फर्स्ट में। डू भी गया, नॉट भी गया। फिर अगला हिस्सा, डज नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो नॉट भी गया और डज भी गया। और रिटर्न में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां डिड के साथ नॉट हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट भी हटेगा, डिड भी हटेगा, और ये कन्वर्ट होके किसमें आ जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। क्या कहना चाह रहा हूं, डू नॉट आ गया तो नॉट हटेगा, डू भी हटेगा। डज नॉट आ गया तो नॉट हटेगा, डज भी हटेगा। डिड नॉट आ गया तो नॉट हटेगा और डिड भी हटेगा। सारा एज इट इज वैसा का वैसा ही चलता चलेगा। डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू नॉट हटने के बाद में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा। डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नॉट हटने का मतलब डज भी हटेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आवश्यकता अनुसार एस या ईएस आ सकता है। डिड नॉट में नॉट हटने का मतलब डिड भी हटेगा, और फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही चीज यहां आपके लिए थोड़ी सी तकलीफदायक थी कि सर डज नॉट दिया हुआ है, अब मैं नोट हटाऊं या डज, बिल्कुल आपको डज भी हटाना पड़ेगा, ये दोनों साइड से हटेगा। और डज नॉट हट गया तो डज नॉट हटते ही चेक कर लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आ जाएगा। तो यहां वाले पार्ट में डज नॉट वाले हिस्से के अंदर पहले तो ये देखो मैच क्या कर रहा है, दोनों का ही सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यहां ही है, यहां ही है। अब ये सेकंड टाइप का नहीं हुआ है, ये सवाल किसका हो गया आपका वहां पर, फर्स्ट टाइप का, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है। और डज नॉट तो हटेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेगा, तो इस पहले का वर्ब प्ले है खेलना, दूसरे का वर्ब भी क्या है, प्ले है खेलना, मतलब कॉमनली आ जाएगा। और कॉमनली आने के मायने क्या हुए, यहां पर प्ले 2 बार नहीं 1 बार लिखा जाएगा, और उसमें डज हटा तो एस या ईएस जुड़ना चाहिए, तो प्ले में लास्ट में वाई है तो ईएस तो जुड़ेगा नहीं, केवल क्या जुड़ेगा उसमें, आपका एस जुड़ेगा। अब यहां नाइदर नोर आएगा कहां पर, नाइदर आएगा चेस के पहले और नोर आ जाएगा क्रिकेट के पहले। लिखवाओ जरा, सेंटेंस है ही, फिर प्ले तो कॉमन है, डज नॉट हटा के क्या कर दो आपका, प्लेस। चेस को किससे जोड़ दो, नाइदर से, ही प्लेज नाइदर, और यहां पर टर्म आ जाए आपका चेस, फिर यहां अगला नोर से जोड़ दो, और ये क्या बनेगा, क्रिकेट। अब अगले ने हमसे पूछा क्या था, ही डज नॉट प्ले चेस, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमने क्या किया, डज नॉट दोनों से हटा दिया, वर्ब प्ले ले ली, कॉमन है तो प्ले का क्या बनेगा, प्लेस। पहला जो पार्ट है चेस उसके पहले नाइदर आ जाएगा, दूसरा जो पार्ट आपका क्रिकेट है उसके पहले नॉर आ जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही प्लेज नाइदर चेस नॉर क्रिकेट। सीधा सीधा यूज हो गया नाइदर नॉर का, नॉट आया हट गया, डज साथ में आया तो वो भी आपका हट गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में से प्ले क्या लेगा, आपका एस ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी। अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट जो टर्म अपने पास है वो कंजक्शन आएगा विरोधाभासी के लिए। मैं सीधा आपसे सेंटेंस से करवा लेता हूं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। और आपको यूज इसमें करना है
यट का। यट का शाब्दिक अर्थ लेंगे, बताओ क्या बनेगा आपका? फिर भी। अब इनमें क्या करना पड़ता है, ये चार कंजक्शंस ढंग से सीखना। एक तो आपके पास में होता है दो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आपका? यद्यपि, या फिर हालांकि। ठीक ऐसा ही टर्म चलता आपका ऑल्दो, इसे भी आप यद्यपि कह सकते हैं, और यहां पर वही सेम टर्म हालांकि। फिर अगला जो पार्ट आता अपने पास वो है यट। इसका टर्म हिंदी में क्या बनेगा? फिर भी। फिर इन दोनों को मिला दो, और इसमें टर्म आ जाएगा ऑल्दो यट। इसे अपन कह देंगे यद्यपि, फिर भी, या फिर हालांकि, और साथ में जोड़ दो फिर भी। अब इनको सीखना कैसे है? ये जो अपने पास में दो या ऑल्दो आता है, अपने पास में क्या क्या आया आपका? दो या ऑल्दो आएगा, या तो दो लगेगा या फिर आपका ऑल्दो लगेगा। अब ये जो दो या ऑल्दो वाला हिस्सा आपका मिल रहा है, इस हिस्से के अंदर आपको इन्हें तब यूज करना है जब एक्शन पहले होता है। जो काम पहले घटित हो जाता है, जो एक्शन पहले हेपन हो जाता है, जो इवेंट पहले कंप्लीट या फिनिश हो जाती है, उसके पहले आप दो या ऑल्दो का यूज करें। जो इवेंट या इंसिडेंट आपका बाद में पूरा होता है, वहां पर आप किसका यूज कर लें? बताओ, देखें, आपका यट का यूज कर लें। अब ये जो सेंटेंस अपना आया, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। आमतौर पे कहा जाता है कि कोई आदमी हद से ज्यादा गरीब हो जाता है तो उसे एक समस्यात्मक स्थिति का सामना करना पड़ता है। वो कौन सी? वहां पर आपका कि भाई उसके लिए दिक्कत आती है कि वो समाज में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाह रहा है लेकिन मिलता नहीं है, तो वो चोरी चकारी की तरफ बढ़ जाता है, बेईमानी या धांधली की तरफ बढ़ जाता है, या फिर अनैतिक कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन यहां विरोधाभास की स्थिति है, गरीब रहना मंजूर है, भूखा रह के काम निकाल लेगा लेकिन चोरी नहीं करेगा, फिर भी क्या रहेगा आपका? ईमानदार रहेगा। तो ये जो ऑनेस्ट वाली सिचुएशन है वो शुरू की है या बाद की है? बाद की है। इसका मतलब क्या रहेगा? हमें यट कहां जोड़ना है? बाद वाले कार्य के पहले। बाद वाला कार्य कौन सा? ही इज ऑनेस्ट वाला है, यहां जुड़ जाएगा। तो सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा? ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। ये लो, आप चाहो तो यहां से ही को ओमिट भी कर सकते हो, यह भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है। अब इतना ही ध्यान रखना, कौन सा पहले कौन सा बाद में, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। और इस आधार पर हम ऑल्दो यट का एक मिक्स में यूज कर लेते हैं। आई मेड एन एफर्ट, I could not succeed in the attempt। और इसमें मिक्स में यूज करना आपको, मतलब ऑल्दो भी आना चाहिए
और ऑल्दो के साथ में आपका यट भी आना चाहिए, ऑल्दो भी आना चाहिए, ऑल्दो के साथ यट भी आना चाहिए। ऑल्दो कहां आएगा? जो एक्शन पहले हो रहा है उसके पहले। यट कहां आएगा? जो एक्शन बाद में हो रहा है उसके पहले आ जाएगा। तो मैंने प्रयास किया, फिर भी मैं इस प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, या इस प्रयास में सफल नहीं हुआ, यही तो बात है आपकी। तो कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? मेड एन एफर्ट वाला। इसके पहले आप क्या लगा दो? ऑल्दो लगा दो, ऑल्दो। फिर यहां पर बन जाएगा आई मेड एन एफर्ट। फिर यहां बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा? यट। और उसके बाद में आगे का हिस्सा आ जाएगा आई कुड नॉट सक्सीड इन द अटेम्प्ट। आप चाहें तो यहां पर इस आई को छोड़ सकते हैं, आई की जगह कोमा लगाकर काम चला सकते हैं। दोनों तरीके आपके सही होते हैं। हमें पढ़ना क्या था? जो पहले हुआ उसके पहले ऑल्दो लगा दो, जो बाद में हुआ उसके पहले यट लगा दो। हां, कई बार सेंटेंस को अगला एक्सचेंज कर देता है, जो पहले आता उसे बाद में लिख देता है और जो बाद में आता उसे पहले लिख देता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बनती है तो आपको आंसर देते समय यह याद रखना है कि कौन सा पहले आया। पेपर में कहां लिखा हुआ यह मैटर नहीं करेगा, मैटर यह बात करेगी वहां पर कि पहले कौन सा एक्शन घटित हुआ है, चाहे उसे लिखा पहले है या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इसी बात से पड़ेगा कि आपने यहां पर इसे पहचाना क्या, कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। चाहे वो किसी भी क्रम में क्यों ना हो, आप उन्हें सही क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब अगला टर्म अपन लेते हैं, वो ऐसा रहेगा आपका कि कुछ कंजक्शंस के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे 100, इसलिए, हैंस, इस प्रकार, 10, इस प्रकार, या फिर आप ये कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अकेला, यट, फिर भी, स्टिल, फिर भी, अदरवाइज, अन्यथा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी, विपरीत तौर पर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर नेवरदलेस, फिर भी, एटसेट्रा। बहुत सारे रहेंगे आपके। मोटा मोटी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इनका यूज करना है। अब चाहे ये आपके इलेटिव परिणाम सूचक होते हैं, चाहे आपके ये ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक होते हैं। अब यहां पर ये परिणाम सूचक वाली स्थिति आती है, तब तो अपन इन ऊपर वालों की बात कर लेंगे। विकल्प का मतलब है कि एक तरफ दूसरी तरफ है आपका, या फिर इस पक्ष में दूसरी पक्ष में, या फिर ये कहते हैं कि विरोधाभासी है आपके एडवर्सेटिव में, जैसे बट है, यट है, स्टिल है, अदरवाइज वाला है। ये सारे इनमें क्या होता है, जो काम बाद में होता है उनके पहले इन्हें अप्लाई कर दिया जाता है। जो काम बाद में होता है उन्हें यहां पर इनको लेते हुए अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं कहूं आपका आई रेन फॉर 5 kilometers at a stretch. I became tired a lot. अब चेक करिएगा, यहां पर हमें यूज करना है, और यूज किसका करना आपका? देयरफॉर का।
मुझे यूज करना है। यूज किसका करना आपका? देयरफॉर का करना है। तो आपको यह चेक करना है कि मैं 5 किलोमीटर एक साथ भागा, 5 किलोमीटर एक साथ दौड़ा और इसीलिए मैं काफी ज्यादा थक गया। तो कौन सा काम पहले हुआ? 5 किलोमीटर दौड़ने वाला और थकान का अनुभव दौड़ने के बाद में हुआ। तो यहां इन दोनों को जोड़ेंगे और जो आपके ये टर्म आ रहे हैं इन्हें हम कहां लिख देंगे? आपका बीच में, या फिर दूसरे कार्य के पहले। बीच में या फिर दूसरे कार्य के पहले। अब बीच में हमेशा सूटेबल नहीं है, कई बार सेंटेंस अगला उल्टा लिख दे। जैसे मान के चलो इसी सेंटेंस को उल्टा लिख दिया, आई बिकेम टायर्ड अलॉट, आई रैन फॉर 5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच। अब अगले ने तो आगे पीछे कर दिया, हमारा फर्ज यह बनता है इसे सुव्यवस्थित तरीके से कौन सा पहले घटित हुआ उसे पहले लिखें, कौन सा बाद में घटित हुआ उसे बाद में लिखें। यहां तो क्रम में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या जाएगा आपका? देयरफॉर। आप लिखवा सकते हैं मुझे सेंटेंस, आई ran for 5 kilometers at a stretch। इसीलिए उसका टर्म बनेगा therefore I became tired a lot। इनका हिंदी ट्रांसलेशन जरूर निकालना भाई, हिंदी अनुवाद जरूर निकाल लेना इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैनर आपका निकल कर आ रहा है, ये जो तरीका आपका निकल कर आ रहा है, इसमें यह ध्यान रखना है कौन सा एक्शन पहले घटित हुआ और कौन सा एक्शन बाद में। चाहे अगले ने कहीं पर भी लिखा हो, इस बात से कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। अब अपने पास में इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म आ रहे हैं, इन सारे टर्म्स के अंदर हमने जो देखा है उसमें देखो कौन कौन से कंजक्शन हमने पढ़ लिए। ये एक रफ आइडिया आप ले लो। जैसे सो दैट की जानकारी ली अपन ने, टू है उसकी जानकारी ले ली। सो दैट जैसे काम करता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कौन काम करता है आपका? सच दैट करता है। फिर आपने इन्हें एक्सचेंज करवा दिया, सो दैट है, इसे चेंज किस में करवा दिया आपका? टू में। या फिर टू है उसे किस में चेंज करना सीख लिया आपका? सो दैट में। फिर अपने फर्स्ट टाइप वाले के अंदर या सेकंड टाइप वाले के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड हो सकता है, बोथ एंड हो सकता है, और हो सकता है, आइदर और हो सकता है, नॉर रह सकता है, या फिर आपका नाइदर नॉर रह सकता है। इतने अपन ने पहले पढ़ लिए। इसके अलावा जैसे दो आ जाए या दो से क्या बन जाए आपका? ऑल्दो बन जाए, या यट हो जाए, या फिर ऑल्दो यट हो जाए, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं आपके, सारे लिखे भी नहीं जाएंगे। अगर इनको देखते हो तो इनमें हमने अलग अलग तरीके से लिया। पहला सो दे टू वाला अलग था, फिर फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप वाला अलग था, फिर कौन सा पहले हुआ कौन से बाद में हुआ। यानी कुल मिला के 3 से 4 प्रकार की कंसेप्शंस हैं जो आपको वहां पर पढ़नी पड़ेंगी और उन्हीं के आधार पर आप इन्हें कवर भी कर लोगे। अब यहां पर ये देखिएगा जरा, हमने जो कंडीशनल्स का पार्ट पहले देखा था उसका इनसे रिलेशन नहीं है भाई। कंडीशनल्स का कंजक्शंस से कोई रिलेशन नहीं है।
कंजक्शंस या कनेक्टिव्स अलग है संयोजक शब्द या योजक शब्द के लिए, कंडीशनल्स अलग होते हैं आपका जो शर्तात्मक माने जाते हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पहली चीज हमने ये देखी, सेकंड टाइप जब सब्जेक्ट्स असमान हो, चाहे वो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और है, और है, नोर है, नाइदर नोर है, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, कोई सा भी हो सकता है। फिर अगला पार्ट आपका नेक्स्ट में देखा कि फर्स्ट टाइप में किसको लिया, सेकंड टाइप में दोनों को लिया एक तरीके से। फर्क यह था एक सब्जेक्ट समान वाला था और एक सब्जेक्ट असमान वाला था। फिर अगला हिस्सा हमने लिया तो यहां पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का काम किया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ क्लॉज में एस वी ओ सी ए क्या है, एस पी ओ सी ए क्या है वो हमने देखा। फिर अगला हमने फर्स्ट टाइप का नाइदर नोर का एक एग्जांपल भी कर दिया था। फिर डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म आता है, नोट हटाना होता है, डू नॉट हटेगा वर्ब के फर्स्ट टर्म में रहेगा। डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म आता है, नोट हटाना पड़े तो डज नॉट हटेगा, वर्ब का फर्स्ट टर्म प्लस एस या ईएस होगा। और डिड नॉट के अंदर नोट हटाना पड़े, डिड भी हटेगा, वर्ब का फर्स्ट टर्म किसमें जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा। अब यहां ये जो टर्म आ रहा है, इस टर्म में इतना ध्यान रखना कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, बस ये चीज आपको गौर से देखनी है। अब हालांकि मैंने चारों का लिख दिया था, दो का मतलब यद्यपि हालांकि है, ऑल्दो का मतलब यद्यपि या हालांकि है, यट का मतलब फिर भी है, ऑल्दो यट का मतलब यद्यपि फिर भी है, यद्यपि हालांकि वाला पार्ट ही होता है, इसे मैं हालांकि फिर भी कह सकता हूं। ये ध्यान रखना, ये कहां लगते हैं आपका, जहां सेंटेंस है वो क्या हो जाता है आपका, शुरू हो जाता है। और ये जो नीचे वाला यट है, ये मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा बीच में आएगा, लेकिन मोस्टली अधिकांशतया ये दो क्लोजेस के बीच में ही रहेगा, अधिकांशतया। हालांकि शुरुआत करके उल्टा तो लिख सकते हो आप, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो कुल मिला के अपनी जो बात चली वो इन चार के बारे में चली। फिर अगला जो अपना पैटर्न था वो सो है, हेंस है, दस है, देयरफॉर है, बट येट, स्टिल, अदरवाइज, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, नेवरदलेस। इस टाइप के जो पार्ट है उनमें ये देखना कि कौन सा पहले उसको पहले लिख दो, जो बाद में वो उस काम को बाद में लिख दो, और दोनों के बीच में क्या लगा दो आपका, ये कंजक्शन लगा दो। फिर कौन से फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के लिए कौन से एडवर्सेटिव लिए, उनकी भी लाइनिंग हमने यहां पर कर दिया।